हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने इस आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपीपी, यूपीएसआई की श्रृंखला में जो ये प्रैक्टिस सेशन हमारा चल रहा है, उसमें एक और क्लास लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आ चुका हूं। इसमें जो प्रश्न है आज के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट से एकदम बढ़िया चुनिंदा प्रश्न है जो आपके दिमाग खोलने वाले हैं। देखिए, इसमें चैप्टर वाइज हैं, जैसे कि आपका फिजिक्स का हो गया तो एक चैप्टर, केमिस्ट्री का हो गया तो एक चैप्टर, और उस तरह से बायोलॉजी का हो गया तो एक चैप्टर। इस तरह से चैप्टर वाइज मैंने सब कुछ लिया है। और जब चैप्टर वाइज लिया है तो भाई चैप्टर वाइज हल भी करेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं आप लोगों ने कितना अध्ययन किया है, कितना बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है आपका, इस वीडियो में अभी पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू किया जाए। आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं और देखकर मजे के साथ हल करते हैं इन प्रश्नों को। तो ये जो प्रश्न है, ये मजा देते हैं तब जब आप लोग इन प्रश्नों को समझ जाते हैं और उनका उत्तर फटाफट देते हैं। मतलब प्रश्न आया नहीं कि उत्तर आ गया, कमेंट में उत्तर आ गया उसका, तब मजा आता है। लीजिए, प्रश्न आ गया आपका। भाई आज की पीपीटी तो थोड़ा लग रही है, अलग तरीके से सजाई गई है। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी, यूपीपी, यूपीएसआई, एनटीपीसी ऑल वन डे एग्जाम्स, आप लोग जान नहीं रहे हैं। यहाँ देखिए गेस्चर भी लगा हुआ है, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अपने भाई बहनों को शेयर कर दीजिए जो बेचारे कहीं फीस देने में असमर्थ हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेशन है, ये पूर्णतः निःशुल्क चल रहे हैं। चाहे इसकी ले लीजिए, चाहे हमने एनटीपीसी की 3 दिन पहले जो बैच लॉन्च की है उसका ले लीजिए। तो आप किसी में से ले लीजिए, सब के सब हमारे क्लासेस फ्री हैं। तो आइए चलते हैं, हल करते हैं। इन प्रश्न को देखिए और हल कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित होता है? मतलब स्कंदन क्या होता है इसको जान जाइए तो अपने आप जान जाएंगे। जैसे हमें चोट लग जाती है, जब हमें चोट लगती है तो रुधिर का थक्का बन जाता है, और ये रुधिर का थक्का बनना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर रुधिर का थक्का नहीं बनाना दोस्त, तो छोटी सी चोट के कारण भी आपकी मृत्यु हो सकती है, और उसे बीमारी कहते हैं। कौन सी बीमारी कहते हैं? हीमोफीलिया बीमारी कहते हैं, जो आपके रक्त को, या फिर शुगर कहते हैं, जो आपके रक्त को जमने से रोकता है। और जो शुगर होता है ना, वो किसी घाव को आपके ठीक नहीं होने देता है। तो सोच लीजिए, हीमोफीलिया रक्त को मतलब थक्का ही नहीं बनने देता है, निकलता रहता है रक्त आपका, बहता ही रहता है। तो कितना रक्त बहाएंगे आप? चलिए, तो दोस्त आप जान गए कि क्या होता है। उनका रक्त का थक्का बनना बहुत जरूरी होता है। तो रक्त का थक्का कैसे बनता है, किस प्रोटीन के कारण बनता है वो जानना है, किस विटामिन के कारण बनता है वो भी जानना है। मैं सब बता दूंगा आपको। यहाँ से सिर्फ आपको प्रोटीन पूछा है, निहित है, और मैं आपको विटामिन भी बता दूंगा। तो क्या होता है वो? सीरम एमाइलेज होता है क्या? ग्लोबुलिन होता है, ग्लोबुलिन, अरे भाई ये तो मैंने पढ़ाया हुआ है। एल्बुमिन होता है, या फाइब्रिनोजन होता है। फाइब्रिनोजन कहिए या फैब्रिनोजन कहिए, आप इसे दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। फैब्रिनोजन, तो फैब्रिनोजन या थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैब्रिनोजन या थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये जो आपके प्रोटीन्स होते हैं, यही रुधिर का थक्का बनाने के काम आते हैं। रुधिर का थक्का बनाने, धक्का नहीं भाई, धक्का दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। धक्का देने से चोट लगेगी, और ये रुधिर का थक्का बनाने के काम आता है। कौन बनाने के काम आता है? फाइब्रिनोजन। अब ये जो फाइब्रिनोजन है, इसको अब भाई रुधिर का थक्का जमाने के काम आता है, रुधिर को जमाने के काम आता है। ठीक है। अब इसमें कहें तो कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन जो होता है प्रोथ्रोम्बिन, ये देखिए, ये फाइब्रिनोजन हो या फिर प्रोथ्रोम्बिन हो, प्रोथ्रोम्बिन, आपको दोनों में से कोई मिल जाए तो आप इनको लगा सकते हैं कि भाई रुधिर का थक्का बनाने के काम आते हैं। और विटामिन की बात करें तो आपका जो होता है विटामिन के,
विटामिन के जो होता है ये रुधिर का थक्का बनाने के काम आता है, और साथ ही साथ इनके साथ अगर धातु तत्वों की बात करें तो तत्व भी होते हैं आपके, जैसे कैल्शियम हो गया, तो ये सब आपके ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ये सारे कार्य होते हैं। तो ये सारे के सारे कार्य किसकी उपस्थिति में होते हैं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं, विटामिन के की उपस्थिति में होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन की उपस्थिति में होते हैं, थ्रोम्बिन की उपस्थिति में होते हैं, ठीक है, और ये फाइब्रिनोजन की उपस्थिति में होते हैं। इनमें से कोई नाम मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि यही रुधिर का थक्का बनाने के काम आते हैं जब हमारे शरीर में कोई चोट या आघात लग जाती है। तो चलिए, पहला प्रश्न कैसा रहा दोस्त, मजेदार रहा कि नहीं रहा? मजेदार तो होगा ही यार, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप लोग, लीजिए। हाँ, इस प्रश्न को देखिए तो क्या कह रहा है ये प्रश्न, एक पारंपरिक, भाई पारंपरिक है, पारंपरिक नहीं है, पारंपरिक, लीजिए हो गया, पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायुदाब पंप किससे जुड़ा रहता है? हस्तचलित जो पंप जो होता है वो किससे जुड़ा होता है, ये पूछ रहा है। अरे भाई, आपका कहते हैं ना बीपी नाप लीजिए, बीपी नापते हैं तो पारा का वो लगा होता है, मीटर लगा होता है ना, और जो हाथ से दबाते हैं, जो पंप दबाते हैं, चालित पंप वायुदाब, उसको दबाते हैं तो किससे जुड़ा होता है? वो मीटर से जुड़ा होता है ना। मीटर कहाँ होता है? पारे में होता है। अब ये बताइए, ये पारा तो अभी इसमें नाम बदल दिया, यहाँ पे उसने पारा कहा है, यहाँ पे मरकरी कहा है, दोनों में कुछ अंतर थोड़ी है भाई। मरकरी कहिए या एचजी कहिए या फिर आप पारा कहिए या फिर आप ऐसी धातु कहिए जो तरल रूप में या द्रव अवस्था में पाई जाती है, धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, आप इसे भी कह सकते हैं, आप कुछ भी नाम कह सकते हैं पारे का। मतलब ये एक प्रकार की ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर या फिर कहते हैं कमरे की ताप पर यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन? पारा, Hg या फिर मरकरी या फिर आप पारा, कुछ भी नाम कहिए, नाम तो आपके ऊपर है, आप कुछ भी कहिए। यही होता है एग्जामिनर के ऊपर, एग्जामिनर भी कुछ भी बोल देता है, यहाँ पारा बोल रहा है, यहाँ मरकरी बोल रहा है, मैं यहाँ पे Hg बोल दूं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आइए, इस प्रश्न में भी हो गया उत्तर, तो आगे बढ़ते हैं। लीजिए, ये रहा प्रश्न नंबर तीसरा, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल दाता माना जाता है? यूनिवर्सल डोनर, देखिए सार्वभौमिक यहाँ लिखा है, यहाँ यूनिवर्सल लिखा है। तो ये प्रश्न पढ़ने का जो तरीका होता है वो आप बाइलिंगुअल जाना कीजिए। यूनिवर्सल डोनर की बात कर रहा है, यूनिवर्सल डोनर की बात कर रहा है भाई, यहाँ पे भी वो ही रहता है, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर, जो यूनिवर्सल डोनर होता है, दाता होता है, तो वो कौन होता है मेरे दोस्त? तो मैं बता दूं कि मैंने सबको बताया था। अच्छा, इसमें दोनों में ओ, इसको हटा दीजिए, इसको आप हटा दीजिएगा, इसको ए मानिएगा, कोई बात नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर बी में जो ओ है, ओ ग्रुप को क्या माना जाता है? रक्त का सर्वदाता माना जाता है। यानी कि किसी भी ग्रुप का इंसान हो, आप उसे रक्त दे सकते हैं, लेकिन ये बेचारा किसी और से रक्त ले नहीं सकता। इसके लिए आपको ओ ग्रुप का ही व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा, और ये रेयर केस का आपका क्या होता है? ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। और एक साथ में आपको सर्वग्राही भी दिख रहा है, ए बी, कितने ग्रुप होते हैं? एक ए होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा ओ हो गया, चौथा ए बी होता है। तो ये जो ए बी ग्रुप है ये सर्वग्राही होता है, सार्वभौमिक क्या होता है? ग्राही होता है, लेने वाला होता है, सर्वग्राही। ओ, उल्टा हो जा रहा है यार, क्या बात। लीजिए, इसको उड़ा रहे थे, कौन उड़ गया? सर्वग्राही होता है, ठीक है। ये सबसे ब्लड ले सकता है लेकिन किसी को ब्लड दे नहीं सकता है। तो आप दोनों को जानते रहिए, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट, या फिर आप कह सकते हैं उसको क्या बोलते हैं उसे यार, अभी बोल रहा था, रिसीवर कहिए, रिसिपिएंट कहिए, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये देखिए, ये दोनों के दोनों का ऑप्शन इसमें है। चलिए, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज माना जाता है कार्ल लैंड स्टीनर ने। कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। और बाकी चीजें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाया, कोई ऐसी चीज छूटी नहीं है।
कि ये ए ग्रुप किसने खोजा था, बी ग्रुप किसने खोजा था, फिर उसके बाद ए बी ओ आया था, ए बी ओ पहले मिला था, फिर ए बी की खोज किसने की थी, सबका मैंने बताया है यार। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपके लिए यहाँ पे रह गया हो, सब मैंने पढ़ाया। आप मुझे पढ़ेंगे, मुझे देखेंगे, तब आप जानेंगे। इसमें देखिए, ये अभी अभी बता के आ रहा हूँ। पिछला प्रश्न आपने ध्यान से देखा होगा तो आसानी से इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। पिछला प्रश्न देखा है, इसको हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं देख लीजिए। इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है, पूछ रहा है रक्त समूह नहीं। मैंने आपको बताया कि रक्त समूह आपको इतने ही मिलेंगे, ए बी और ओ, यही 4 रक्त समूह है, इसके अलावा कोई रक्त समूह आपको मिलने वाला नहीं है। तो बताइए, ए हो गया, ए बी हो गया, ओ हो गया, यहाँ सी थोड़ी होता है, सी विटामिन होता है। सी क्या होता है, विटामिन होता है, जिसका नाम एस्कॉर्बिक होता है। क्या होता है, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो सिट्रस फलों में पाया जाता है, सिट्रस का मतलब खट्टे फलों में, सिट्रस फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगर हो तो जरूर बताइएगा। ऐसा ना कीजिएगा कि आपको अगर कोई समस्या हो गई तो आप क्लास छोड़कर चले जाइए, आपका क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। तो आपका नुकसान ना होने पाए, हमें नुकसान होगा, चलेगा। चलिए, प्रश्न नंबर 5वां रहा आपके सामने, और लीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब, ये भाई करते रहा कीजिए ना, ये तो आपका काम है, आपका परम कर्तव्य है, क्योंकि आपसे कोई चार्ज थोड़ी लिया जा रहा है। जब चार्ज नहीं लिया जा रहा है तो आप कर सकते हैं सारी चीजें। चलिए आइए बताइएगा। हृदय का काम होता है, हृदय जो आपका हृदय होता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, दिल कहते हैं। क्या कहते हैं आप, दिल। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, यही करते हो ना कि भाई आप कहते हैं ना कि अपने दिल में हमें भी थोड़ी सी जगह दे दीजिए। अरे भाई, उसमें 4 चैम्बर हैं। आपके हृदय में कितने चैम्बर हैं, 4 कमरे हैं, दायां लिंग बायां लिंग, दायां निलय बायां निलय, 4 ही चैम्बर होते हैं, चारों के चारों रक्त से भरे होते हैं। आप कहाँ उसमें समाने वाले हैं, तो हृदय में आप किसी के समाने वाले नहीं है, किसी के हृदय में बसने वाले नहीं है। बस उसके दिमाग में बसे रहिए, उसके मस्तिष्क में बसे रहिए, वही आपके लिए काफी है। क्योंकि जो हृदय होता है सबसे अधिक कार्य करने वाला, आपके शरीर में 24 घंटे कोई कार्य करता है तो वो होता है हृदय। उसके हृदय को रक्त पंप करने के अलावा बाकी और कोई कार्य ही नहीं आता है, बाकी कोई कार्य नहीं आता है। तो किसी के हृदय में बसने आप तो छोड़ दीजिए आप। तो ये जो बाबू सोना धनिया पुदीना के आप हृदय में बसने की बात करते हैं, तो हृदय में किसी के नहीं बस पाएंगे आप। चलिए, हृदय का सिर्फ एक ही काम है, हृदय को बदनाम किया जाता है कि भाई आपने मेरा दिल ले लिया। अरे दिल ले लेगा तो फिर आपका रक्त कहाँ से बहेगा, रक्त आपका कैसे पंप होगा, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आप दुनिया छोड़ के ही चले जाएंगे, तो फिर कहाँ से रहेंगे बाबू सोना के कमरे में। चलिए, तो आइए ये देखते हैं। ये हो गया आपका ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना। नहीं भाई, ये कार्य तो नहीं होता है, ये कार्य होता है हीमोग्लोबिन का। किसका कार्य होता है, हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है जो आपके रक्त में पाया जाता है, यानी कि रक्त का कार्य होता है ऑक्सीजन को ले जाना, ऑक्सीजन को हर ऊतक के पास पहुंचाना, ले जाना कार्य किसका होता है, तो ये रक्त का कार्य होता है, यानी कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, ना कि हृदय का कार्य होता है। तो आप लोग इसका जो माइन्यूट सा अंतर होता है वो जानते रहिए। ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, नहीं, इसका भी कार्य नहीं होता, ये भी ब्लड का ही कार्य होता है। ये भी किसका कार्य होता है, ये भी ब्लड का ही कार्य होता है कि ऊतकों में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ले जाता है, तो ये भी किसका कार्य है, रक्त का कार्य है। फिर उसके बाद अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन, नहीं भाई, अपशिष्ट द्रव्यों का भी उत्सर्जन ये नहीं करता है, ठीक है, अपशिष्ट द्रव्यों का भी उत्सर्जन ये नहीं करता है। तो ये जो आपका वृक्क होता है वो रुधिर को शुद्ध करता है, तो वहां पे अपशिष्ट अलग हो जाते हैं, वृक्क, ठीक है, वृक्क यानी कि किसे कहते हैं आप, किडनी, किडनी, ठीक है, किडनी को कहते हैं ना। चलिए, अब उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा है आपका रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करना, विभिन्न अंगों में क्या करना, पंप करना। हृदय का कार्य होता है रुधिर को पंप करना। हृदय का कार्य क्या होता है भाई, हृदय का कार्य होता है रुधिर को पंप करना, रुधिर को
पंप करना, इसके अलावा इसका कोई कार्य नहीं होता है। अब जब ये पंप करता है तो उसी को कहा जाता है कि हृदय हमारा धड़क रहा है। हृदय हमारा क्या हो रहा है? धड़क रहा है। किसी के लिए नहीं धड़कता, ये धड़कता है ताकि आपका जो रक्त है वो पंप कर सके। किसी के लिए नहीं धड़कता है भाई, आप जानते रहिए। हाँ, आप किसी से डरते हैं या किसी के सामने आने से आपका प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तब आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। तो किसी के आने और जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अगर वो हमेशा आ जा रहा है आपके सामने। ठीक है, तो ये हृदय का कार्य जो होता है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इसका कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए, बाकी जो कार्य होता है वो भी होता है आपके जैविक क्रिया के लिए होता है, ना कि किसी और के लिए होता है, किसी बाहरी इंसान के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेचारे को बदनाम करके रखते हैं, हमारा दिल आपके पास है। नहीं यार, आपका दिल किसी और के पास कैसे हो सकता है? बताइए, आपका दिल अगर किसी और के पास हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे? हृदय अगर आपका 1 मिनट भी बंद हो जाए ना, काम तमाम हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि मेरा दिल आपके पास है, कैसे है भाई? हम नहीं मान सकते, विज्ञान में है, हम नहीं मान सकते, किसी भी कीमत पे नहीं मान सकते। अगर आपने किसी को दे दिया तो फिर आपका जीवन समाप्त, तो वहीं से फिर आप खत्म, टाटा बाय बाय जो कहते हैं ना आप लोग, वही हो जाएगा। चलिए, परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र का मतलब ये होता है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम, आप जानते हैं ना इसे क्या कहते हैं? रेस्पायरेटरी सिस्टम। ये जो रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है, रुधिर तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र होता है, संवहनी तंत्र होता है, तो ये आप आइए, अध्यावरणी तंत्र होता है। इसमें क्या कहा जा रहा है उसको जानते हैं। क्या कहा जा रहा है इसको देखते हैं भाई, आप देख लीजिए। परिसंचरण पूछा है क्या सही नहीं है, मतलब इसमें एक गलत होगा, एक गलत होगा, 3 सही होगा। अब इसका मतलब है कि आप जब तक इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखेंगे तब तक इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं। परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% होता है। मतलब ये बता रहा है कि रुधिर का कार्य कितना होता है। ठीक है, 7 से 8% होता है। उसके बाद ये आरबीसी, हाँ आरबीसी यानी कि जिसे कहते हैं आप रेड ब्लड कार्प सेल्स, आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 115 से 120 दिनों की होती है। सही बात है, ये भी सही बात है कि जो आरबीसी होती है उसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 5 दिन का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6 से 6.8 लीटर होती है। 6.8 लीटर माना जाता है कि लगभग 6 से 7 लीटर के आसपास औसतन माना जाता है। कितना माना जाता है? औसतन माना जाता है, वो भी ये लीटर में माना जाता है। किसमें माना जाता है? लीटर में माना जाता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक है। ये तो पूरी की पूरी बात ही खत्म कर दिया, इसने सब कुछ केवल लगाया और रक्त के पास श्वेत प्रवाही संयोजी तंत्र लगाया, इसलिए ये गलत हो गया और इस प्रश्न के अनुसार यही सही हो गया। बाकी ये तीनों सही थे। जबकि मिला उत्तर, उत्तर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं ना, ये तीनों के तीनों सही हैं। चलिए इसके बाद लीजिए प्रश्न नंबर 7, पिंच ब्लेंड किससे संबंधित है? भाई पिच ब्लेंड जो होता है ये किससे संबंधित होता है ये बताना है आपको। ये बताना है आपको रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है। चलिए अच्छी बात, आइए किससे संबंधित है पूछ रहा है, तो ये किससे संबंधित है भाई? तो ये संबंधित है आपके यूरेनियम से। किससे संबंधित है? तो ये यूरेनियम से संबंधित है मेरे भाई। ठीक है, ये किससे संबंधित है? यूरेनियम से संबंधित है। आइए, यूरेनियम जानते हैं आप, परमाणु हमला किसी पर करना हो तो यूरेनियम ही होता है उसमें।
नाभिकीय विखंडन होता है इसमें। आइए, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? पूछ रहा है कि ये जो रेडियम है वो किससे प्राप्त होता है, किस खनिज से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो रेडियम होता है वो किससे प्राप्त होता है भाई? तो ये जो अभी पिंच ब्लेंड आपने सुना है, पिंच ब्लेंड से ही प्राप्त होता है रेडियम भी। चूना पत्थर आप जानते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, हेमेटाइट आप जानते ही हैं, हीमेटाइट क्या है। ये सारी चीजों को छोड़िए, इसका उत्तर क्या हो गया? तो पिच ब्लेंड हो गया। आगे बढ़ते हैं, छोटा छोटा प्रश्न है इसलिए जल्दी निकलेंगे यहाँ पे। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? जो परमाणु बल होते हैं उनके सिद्धांतों की खोज किसने की थी? आप कहते हैं ना परमाणु हमला कर दीजिए, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय संलयन कहाँ होता है, नाभिकीय विखंडन कहाँ होता है? ये देखिए, जब निकल गया है तो आप बताइए। नाभिकीय संलयन क्या होता है? संलयन क्या होता है और नाभिकीय विखंडन क्या होता है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है? दोनों में अंतर क्या है भाई, यही बताना है आपको। दोनों में अंतर क्या है यही बताना है आपको। चलिए जरा बता दीजिएगा, तो दोनों का कमेंट करके कुछ बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आता है ये नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। ठीक है, आइए तब तक इसका उत्तर दे रहे हैं आपको कि परमाणु बलों की सिद्धांत का खोज किसने किया था? तो हिदेकी युकावा ने किया था। हिदेकी युकावा ने किया था। किसने किया था? हिदेकी युकावा। चलिए बाकी आप उसका उत्तर जरूर दीजिएगा। एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है, जो 1789 में खोजा गया था। कब खोजा गया था भाई? 1789 में खोजा गया था और खोज की गई थी। ठीक है, जिसकी परमाणु संख्या 92 है, 92, जिसकी संख्या कितनी है? 92 है, वह है। ये तो आसानी से आप लोग जान सकते हैं, अभी ऊपर पढ़ा के आ रहा हूँ, उसी को ऊपर पढ़ा के आ रहा हूँ भाई। ये जो आपका यूरेनियम होता है, यूरेनियम 92 जो होता है, यूरेनियम 92 जो होता है, इसको परमाणु हमलों में प्रयोग किया जाता है और इसमें से ऐसे यूरेनियम निकलता है। सोचिए, यूरेनियम ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है, इसको रेडियोधर्मी जो किरणें होती है ना, ऐसे निकलती हैं। अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, इसमें से ऐसे निकलती हैं, 3-3 की संख्याओं में निकलती हैं। आप सोच लीजिए, जब ये इस तरह से बढ़ती हैं, सेकेंडों नहीं लगता है इसको बढ़ने में, सेकेंडों नहीं लगता है इसको बढ़ने में। तो सोचिए, ऐसे ये 3-3 की संख्या में ऐसे ये बढ़ते रहते हैं, तो बताइए कितनी घातक होती हैं। ये कम नहीं होती हैं, बढ़ती जाती हैं। सोचिए कितने विकराल रूप ले लेती हैं। एक परमाणु हमला पूरा पाकिस्तान खत्म कर देगा, एक परमाणु हमला पूरा पाकिस्तान खत्म कर देगा। जैसे आपने देखा था ना कि बेचारे वहां के लोग, कहाँ के लोग, जहां पर परमाणु हमला हुआ था, अभी तक बेचारे वहां पर अब कुछ हद तक ठीक हो रहे हैं। हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी वहां देखेंगे तो अभी भी बेचारे वहां पे कुछ लोग विकलांग की, इतनी खतरनाक होती है इसकी रेडियोधर्मी किरणें। और इसमें नाभिकीय विखंडन होता है। इसमें क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है। अभी मैंने बताया था ना, तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया के द्वारा ये होता है। ठीक है, अब जान जाइए, यूरेनियम या परमाणु हमला जो होता है वो नाभिकीय विखंडन की क्रिया के कारण होता है। ठीक है, परमाणु हमला जो करते हैं, परमाणु बम जो बनाया जाता है, वो किस सिद्धांत पर बनाया जाता है? तो नाभिकीय विखंडन के आधार पर बनाया जाता है। तो अब आपका उत्तर भी तो मिल गया होगा आपको, यूरेनियम। ठीक है, सोना की बात कर लें थोड़ा सा कि सबसे आघातवर्धनीय, सबसे आघातवर्धनीय जो होता है, सबसे अधिक आघातवर्धनीयता किसकी होती है? तो सबसे अधिक आघातवर्धनीयता ये होती है आपके सोने की। सबसे पतली चादर, यानी कि पीट पीट कर सबसे पतली चादर किसकी बनाई जा सकती है? तो सोने की बनाई जा सकती है। 1 ग्राम सोने में, 1 ग्राम सोने में कितने किलोमीटर वायर बनाया जा सकता है? कितने किलोमीटर की वायर बनाया जा सकता है? ये आप हमें कमेंट करके जरा बता दीजिएगा। चलिए, प्रश्न बड़े मजेदार हैं, प्रश्न बड़े ही मजेदार हैं, बस आप लोग इन्हें जानते रहिए तो आपके पता नहीं कितने प्रश्न हल होते जाएंगे इनसे। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा, परमाणु के भीतर एक परमाणु मान लेते हैं कि ये एक परमाणु है,
ठीक है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल, न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इसी के अंदर होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इसी के अंदर होते हैं, और न्यूट्रॉन जो होता है प्रोटॉन पर बल लगाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो उसे हम लोग कहते हैं नाभिकीय बल। क्यों? क्योंकि ये नाभिक के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं भाई? ये नाभिक के अंदर होते हैं, इसीलिए इसे नाभिकीय बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिकीय बल कहा जाता है। ठीक है, नाभिकीय बल, समझ गए? आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा जो होती है, अब भाई परमाणु है, परमाणु के अंदर नाभिक है, नाभिक के आने की परमाणु से जो ऊर्जा होगी वो नाभिकीय ऊर्जा ही तो कहलाएगी। वो क्या, कौन सी ऊर्जा कहलाएगी? नाभिकीय ऊर्जा कहलाएगी। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा किसी के जलने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, किसी रसायन या किसी पदार्थ के जलने की जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। और ये सूर्य की ऊर्जा होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा, किसी रसायन से प्राप्त ऊर्जा, किसी रसायन से प्राप्त ऊर्जा जो होती है उसे हम लोग रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। तो इस तरह से जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं सब अलग अलग होती हैं। विद्युत से प्राप्त ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। स्थिति, किसी पदार्थ के स्थित रहने से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे स्थैतिक ऊर्जा कहते हैं। और इसी तरह से ढेर सारी गतिज ऊर्जा, किसी पदार्थ या किसी धातु के चलने से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, जैसे आप देखते हैं इंजन है या फिर मोटर वाहन है, उसके चलने से जब ऊर्जा, डायनामो के चलने से जब ऊर्जा, उसे क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा कहेंगे। और इस तरह से सारी चीजें हैं। और किसी यंत्र के चलने से यांत्रिक ऊर्जा होती है। बहुत प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, आप देखेंगे ऊर्जाएं तो बहुत प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। चलिए आइए, बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध होते हैं। कैसे होते हैं भाई? बड़े परमाणु वाले, अरे जितने बड़ा होगा, देखिए छोटा है मजबूत होता है, छोटा होता है मजबूत होता है, जितना बड़ा होगा उतने ही कमजोर होता जाएगा, जितना बड़ा होता है उतने कमजोर होता जाता है। तो आप बताइए इसमें से अब कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो कमजोर, बहुत कमजोर होता है बेचारा, बहुत कमजोर, जितना बड़ा होगा उतने कमजोर होता जाता है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, छोटा सा प्रश्न, बढ़िया सा प्रश्न था। बस आप लोग परेशान हो जाते हैं कि जितने बड़ा होगा उतने ज्यादा मजबूत होगा। अरे जितने बड़ा होगा, ये बंद पूछ रहा है, बंद पूछ रहा है यार, बंद पूछेगा तो जितना बड़ा होगा, नाभिक से जितने दूर जाती है कोई चीज, इलेक्ट्रॉन जितना ही दूर जाता है उतना ही कमजोर होता जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका नाभिक है, ये आपका नाभिक है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन जितनी ही दूर जाता है ना उतना ही ये कमजोर होता जाता है, उतने ही कोई इसे लेकर भाग जाएगा। देखिए आपका बाबू सोना आपसे जितना दूर भागेगा, जितना दूर रहेगा, कोई उतनी ही आसानी से उसे अपने साथ भगा ले जाएगा। आपका बाबू सोना, मान लीजिए आप यहाँ नाभिक में है, इलेक्ट्रॉन आपका यानी कि आपका बाबू सोना दूर है, तो जितने दूर रहेगा उतने आसानी से कोई उसे भगा ले जाएगा। तो सोच लीजिए वही कार्य इलेक्ट्रॉन का होता है, वही कार्य किसका होता है? परमाणु इलेक्ट्रॉन का होता है कि बेचारा कक्ष से जितना दूर रहेगा उतने ही ज्यादा आसानी से उसको कोई और तोड़ ले जाएगा। ठीक है, समझ जाइए सारी बातों को, चाहे आप बाबू सोना से समझें, चाहे इलेक्ट्रॉन से समझें, चाहे ब्लूटूथ डिवाइस से समझें। जैसे होता है ना कि आपका फोन है, ब्लूटूथ है, जितनी दूर जाएंगे उसकी रेंज से दूर जाते जाएंगे तो उसका जो उसकी कनेक्टिविटी जो होती है वो टूटती जाती है, कमजोर होती जाती है, आवाज फंसने लगती है। क्यों? वही काम, वही सिद्धांत इस पर भी काम कर रहा है, वही सिद्धांत इस पर। बड़े परमाणु वाले तत्वों में बने जो बंध होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं। ठीक है, अब तो समझ में आ ही गया होगा आपको। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, चलिए इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। क्या हो गया यार? इस प्रश्न का उत्तर कीजिए जल्दी से। आयनिक आबंधों, आयनिक यौगिक, क्या कह रहा है प्रश्न? थोड़ा सा नीचे, हाँ क्या कह रहा है भाई, पूछिए तो क्या कह रहे हो भैया? आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं भाई? ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं? विद्युत स्थैतिक, मैंने कहा ना कि स्थित है, जब वो स्थित रहेंगे,
कोई चीज स्थित रहेगी तो स्थैतिक ऊर्जा लगती है वहां पे। कौन सी ऊर्जा? स्थैतिक ऊर्जा लगती है। तो अब इसमें वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा कहीं है? ये देखिए, वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा के द्वारा ये एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, मजबूती से जुड़े होते हैं स्थैतिक ऊर्जा के द्वारा। ठीक है, स्थैतिक ऊर्जा के द्वारा ये आसानी से जुड़े होते हैं। बस जानते रहिए, आयन जो होते हैं वो आसानी से वैद्युत स्थैतिकी द्वारा जुड़े होते हैं। वैद्युत स्थैतिकी का मतलब वैद्युत क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो स्थित रहते हैं, इसीलिए इसी के बल के द्वारा जुड़े होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 15 आपके सामने, आपके स्क्रीन बोर्ड पर, जल्दी से इसको बताइए। मैं तो जानता हूं कि 95% लोग इसको नहीं बता पाएंगे, 95% लोग इसको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बेंजीन ही लोगों को नहीं पता है। बेंजीन में और आबंध की संख्या कितनी होती है? और आबंध की संख्या कितनी होती है? बेंजीन में आबंधों की संख्या कितनी होती है? और आबंधों की संख्या में यहाँ होना चाहिए था सिग्मा और एंड पाई। एंड ये वाला ना लिखा जाए, नहीं तो आप लोग कोई इसे सिंबल ही मान लेंगे। सिग्मा और पाई, सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कितनी होती है? ये हाँ, ये प्रश्न है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कितनी होती है, ये पूछ रहा था। पाई और सिग्मा तो गायब कर दिए थे हमारे महोदय जी। अगर हमको नहीं पता रहा होता अभी तो हम भी उलझ जाते हैं आपके सामने। फिर आप लोग कहते हैं मास्टर साहब तो अरे हो ना आया बहू, बड़ा तेज मजा लेते हैं आप लोग, बहुत तेजी से। चलिए तो बताइएगा, तो इसमें होते हैं सिग्मा जो बंध होता है एकल बांध के साथ जुड़ा होता है। सिग्मा जो होता है एकल बंध के द्वारा, उसको कहते हैं सिग्मा बंध। और पाई बंध क्या होता है? जो द्विबंध से अधिक होते हैं। दो बंध या दो बंध से जब अधिक होते हैं उन्हें पाई बंध कहा जाता है। और एकल बंधों द्वारा, जैसे कि ये मान लीजिए ये कार्बन के परमाणु किससे? हाइड्रोजन से एकल बंध द्वारा जुड़े हैं, तो इसमें सिग्मा बंध है। लेकिन यहीं पर अगर हम ये कह दें कि ये कार्बन से द्विबंधों द्वारा जुड़ा है और ये हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो इसमें आप कह सकते हैं कि दो सिग्मा बंध हैं। दो कितने हैं? दो सिग्मा बंध और एक पाई बंध है। तो इस तरह से इनको आप गिन सकते हैं। तो यही वो भी पूछ रहा था, बेंजीन का भी पूछ रहा था। यही क्या कह रहा था? बेंजीन का। अरे भैया 12 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, बहुत संख्या हो जाएगी, बहुत संख्या हो जाएगी। फिर भी मैं बना के दिखा दूं कि किस तरह से इसका रहेगा स्ट्रक्चर, आप लोगों को समझ आ जाएगा। रुकिए, 3 कह रहा है तो 3 जोड़ दीजिए, 1 2 3, 1 2 2 ही हुआ, 3 यहाँ तक जोड़ दीजिए। कितने हाइड्रोजन की बात कर रहा है? 12 सिग्मा बंध की कह रहा है। 2 हो गए, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 हो गए। अब ये 10 हो गए तो एक और यहीं पे अभी जुड़ जाएगा, यहाँ से एक सी और यहाँ जोड़ दीजिए, तो यहाँ हो गए। लीजिए, इस तरह से जब जुड़ा रहेगा तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये एक एक वाले गिनेंगे, एक एक वाला गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे गिनेंगे इनको। ऐसे ही इनको क्या करेंगे? गिन लेंगे। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो यही गिनते हैं इसमें, यही गिनते हैं इसमें। जो एकल बंध होगा वो 12 होगा, जिसे हम सिग्मा बंध कहेंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? सिग्मा बंध कहेंगे। और 3 जो होगा वो पाई बंध होगा, तो इसी को हम लोग आबंध कहते हैं। तो अब यही इसी तरह से समझ गए कि नहीं? हम समझ गए, आसानी से समझ सकते हैं यार। एकल बंध द्वारा इसे कहते हैं CH4। इसे क्या कहते हैं? CH4 कहते हैं। CH C2H2। इनके आबंध पूरे होने चाहिए, बस इनके आबंध क्या होने चाहिए? पूरे होने चाहिए। तो कैसे जुड़ा है आप आसानी से समझ सकते हैं। मेरे साथ रहेंगे, मैं ऐसे ही धीरे धीरे आपको समझा दूंगा सारी चीजें। चलिए, सारी चीजें समझा दूंगा आपको, बस आप मेरे साथ रहेंगे। तो उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है, जिनको सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में, थियरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जाना जाता है। तो सापेक्षता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, सापेक्षता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है भाई? कहाँ गए?
अल्बर्ट आइंस्टीन महोदय है ना, हाँ ये ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में है। इन्हीं को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो सापेक्षता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अभी आपने देखा ऊपर जो हमने बायो के प्रश्न किए हैं, ऊपर हमने बायो के किए हैं, उसके बाद हमारी क्या चल रही है, केमिस्ट्री चल रही है। केमिस्ट्री के बाद अभी फिजिक्स आ जाएगी, क्या आ जाएगी, फिजिक्स आ जाएगी। इस तरह से सभी पार्ट को हम डिवाइड करके पढ़ते रहेंगे। ठीक है, 16 हो गया, 16 के बाद ये लीजिए, 16 के बाद 18, ये क्या मैटर है भाई, क्या महोदय जी, हमारे टाइपिस्ट महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें भी परेशान कर देंगे। चलिए बताइए इस प्रश्न को। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, पिंड पर लगाया गया बल है और कार्य किया गया, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी, ठीक है, तय की गई दूरी लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है, लगाए गए बल के बराबर होता है। ठीक है, होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, अरे सीधा सीधा कह दिया होता कार्य की इकाई नहीं है। तो कार्य की इकाई देखिए, जूल कार्य की इकाई है, न्यूटन मीटर कार्य की इकाई है, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी कार्य की इकाई, ये बल की इकाई है भाई, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है ये बल की इकाई होती है, ये बल की इकाई होती है भाई। ये बाकी के ये जो तीनों हैं ये कार्य की इकाई है, ये क्या है, कार्य यानी कि वर्क जो होता है आपका, वर्क की इकाई है, ना कि बल की। तो बल की इकाई को कार्य की इकाई थोड़ी, यहाँ पे इसने कुछ भी कहा हो, ये ऊपर कुछ भी इसने कहा हो, सीधा सीधा पूछ रहा है कार्य की इकाई नहीं है। एक प्रश्न, एक लास्ट वाली लाइन में उसका प्रश्न है और उतनी बड़ी भूमिका बना के रखा। मैं भी पढ़ रहा था इतनी देरी से कि भाई क्या दिया है, लास्ट में समझ में आ रहा है कि यार प्रश्न का उत्तर यहां से देना है। देखें एग्जामिनर का, बस वो सिर्फ आपके समय को व्यतीत करवाना चाहता है, वो भी जानता है कि आपको आता है, लेकिन आपको इतना प्रेशर में डाल देगा, इतना घुमा देगा कि आपका दिमाग ही घूम जाएगा। जब घूम जाएगा तो फिर आप भी घूम जाएंगे, तो वही है कि अपने लक्ष्य से भी घूम जाते हैं आप लोग। लीजिए प्रश्न नंबर 18 दो बार, यानी कि वो ऊपर वाला 17 था, मान लीजिएगा वो 17 था, ये 18 है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहा जाता है। ये दो प्रकार के हैं भाई, ये दो प्रकार के बल होते हैं, एक होता है असंजक बल और एक होता है सहसंजक बल। एक होता है असंजक बल, एक होता है सहसंजक बल। और क्या दिया है, केशिकत्व दिया है, केशिकत्व दिया है, इसको भी जान लीजिए। पृष्ठ तनाव तो भाई आप लोग जानते हैं, छोड़िए इसको, इसको बार बार आपने सुना होगा। ये देखिए असंजक मतलब जब एक प्रकार के नहीं, एक ही पदार्थ, देख रहे हैं, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, लेकिन ये जब होता है दो पदार्थों, दो अलग पदार्थ, दो भिन्न पदार्थों के बीच, दो भिन्न पदार्थों के बीच, पदार्थों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसे असंजक बल कहते हैं। और जब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं, सहसंजक बल कहते हैं। जैसे की बात करें, अगर हम मिट्टी को घोलते हैं, मिट्टी को घोलते हैं, थोड़ा गाढ़ा घोलें, जो गाढ़ा घोले रहते हैं तो वो जो चिपका हुआ मतलब जब उसे बहाव पर डालते हैं तो वो एक दूसरे से बहाव पर भी जाके रुक जाता, अलग नहीं होता है। जब आप गाढ़ी मिट्टी बनाते हैं तो आप ये बताइए, जब उसको गिराते हैं, लेई जो होती है, लेई को आप गिराते हैं तो वो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं, एक दूसरे से जो अलग नहीं होना चाहते हैं, जब वो एक दूसरे से चिपके होते हैं ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं सहसंजक बल, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला। और जब दो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं उनके बीच जो बल लगता है उसे असंजक बल कहते हैं। जैसे आप देखते हैं ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड पर जब हम चाक से लिखते हैं तो चाक उस पर चिपक जाता है, ब्लैक बोर्ड पर चाक चिपक जाता है तो उसी को हम लोग असंजक बल कहते हैं, क्योंकि वो चिपक जा रहा है। अणु क्या है, अणु एक दूसरे से आकर्षित होकर चिपक जा रहे हैं तो उसको असंजक बल कहेंगे। सहसंजक बल एक ही पदार्थ के अणु के बीच में चिपकन होती है, चिपका एक ही पदार्थ होते हैं। चलिए केशिकत्व क्या होता है, केशिकत्व का मतलब यह होता है कि कोई ऐसा पदार्थ हो जिसमें से, जैसे कि ऊपर जलाते हैं, जैसे आपने लालटेन देखा या आपने वो क्या बोलते हैं उसे दिया देखा है, दिया जो जलाते हैं,
दिया जलाते हैं, दिया के साथ आप जिया भी जलाते हैं सबका। जो दीप जलाते हैं, दीपावली में जो दीप जलाते हैं, जो आप कर्टन लगाते हैं, कर्टन लगाने के बाद जो देखते हैं ना कि आप एक सिरा उसका तेल में भिगोते हैं, दूसरा सिरा जलता रहता है। क्यों जलता रहता है? क्योंकि वो जो ठंडा होता है वो धीरे धीरे गर्म होता रहता है। जो तेल ठंडा होता है और जिधर जलता रहता है उधर गर्म होता रहता है। तो जो गर्म होता रहता है तो धीरे धीरे वो क्या होते हैं, केशिकत्व के माध्यम से ऊपर जाते रहते हैं। केशिकत्व के माध्यम से क्या होते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं और तेल जो दिया होता है वो जलता रहता है। तो उसी को केशिकत्व कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं। चलिए आगे देखिए, ये प्रश्न नंबर 19। मिट्टी का तेल ले लीजिए। अभी वही हम दीप का बता के आ रहे हैं, एक दिए का बता के आ रहे हैं और यहाँ लालटेन दे दिया। लालटेन, लालटेन में जो बत्ती होती है, बत्ती का मतलब जो कपड़ा होता है उसका जो कपड़ा होता है, एक सिरा किससे भीगा होता है? एक सिरा भीगा होता है मिट्टी के तेल से, और ऊपर यहाँ लौ जलती रहती है। ऊपर यहाँ क्या होती है? लौ जलती रहती है। ये लौ जो जलती रहती है ये बंद क्यों नहीं हो जाती? बंद इसलिए नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर जो तेल पहुंचता है, यहाँ ये तो भीगा रहता है, यहाँ तेल गर्म हो जाता है। यहाँ तेल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। यहाँ का तेल ठंडा रहता है। लेकिन जब ये तेल ठंडा है और ये गर्म है तो गर्माहट की तरफ ठंडा तेल क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। और इसमें जो रेशे होते हैं, रेशों के माध्यम से, केशिकाओं के माध्यम से तेल ऊपर की तरफ जाता रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं। अभी मैंने ऊपर भी बताया, फिर भी बता दे रहा हूँ। अरे गुरुत्वाकर्षण आप जानते हैं, पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी जो सबको अपनी तरफ खींचती है, पृथ्वी जो सबको अपनी तरफ खींचे हुए है, उसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और विसरण क्या है, परासरण क्या है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। विसरण और परासरण आप नहीं कहेंगे तो दोनों का अंतर मैंने बताया है। दोनों में क्या अंतर होता है कि परासरण क्या है और विसरण क्या है, तो ये भी मैंने बताया हुआ है मेरे भाई। आइए अभी कितने प्रश्न हैं मेरे दोस्त? अच्छा ये लास्ट है, यानी 23 प्रश्न। 23 प्रश्न 19 प्रश्न हो गया। आइए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अभी देखो 19 हो गया। आइए, समय ज्यादा हो रहा है ना। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? इस नियम को क्या कहा जाता है भाई? तो न्यूटन के नियम के अनुसार दिया गया है। तो न्यूटन का पहला नियम जो होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, उसे हम लोग पहला नियम कहते हैं। इन्हें ना तीन ही नियम दिया था, चौथा तो पहले काट दीजिए। तीन ही तो नियम दिया था, पहला दूसरा काट दीजिए। फिर उसके बाद ये दूसरा वाला नियम है भाई, F बराबर m इंटू ए का नाम सुना है ना आपने? F बराबर m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए, यही इसका उत्तर है। यही इसका उत्तर है। ऑप्शन ये जो ऑप्शन नंबर सी है, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। न्यूटन के गति का 3 नियम होता है, तो तीनों नियम में ये नियम, एक जड़त्व का नियम होता है, एक होता है F बराबर m इंटू ए, और एक होता है प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और छोड़िए उसे। प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। स्पेक्ट्रम की बात मतलब ये जो प्रिज्म होता है, इसको जब आप प्रकाश से गुजारते हैं, इसमें से जब प्रकाश आप गुजारते हैं तो जब यहाँ तो गया, लेकिन यहाँ जब जाता है तो ये 7 किरणों में बढ़ जाता है। 7 किरणों में क्या होता है? बढ़ जाता है। तो 7 हो गया ना, ये लीजिए 7 हो गया। तो ये क्या कहते हैं आप? विब ग्योर, ये लीजिए, ये होता है विब ग्योर। ठीक है, विब ग्योर यानी कि 7 किरणों में ये बढ़ जाता है। जो श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश में कितनी किरणें होती हैं? तो 7 किरणें होती हैं। 7 रंग होते हैं इसमें। क्या होते हैं? 7 रंग होते हैं। यही आपके इंद्रधनुष में दिखते हैं। किसमें दिखते हैं? जो आप कहते हैं ये इंद्रधनुष है, तो इंद्रधनुष यही है। इंद्रधनुष के यही रंग होते हैं। चलिए, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण,
प्रकाश के प्रकीर्णन। अच्छा, इसमें उत्तर देना था ना, इसमें उत्तर आपका न्यूटन हो जाएंगे, न्यूटन महाराज हो जाएंगे। क्यूरी भी इसमें है, बेंजामिन फ्रैंकलिन भी है, विलार्ड भी है, लेकिन इसमें अच्छे जो इंसान है वो न्यूटन है। न्यूटन के ऊपर ज्यादा नियम दे दिया है भाई। 22वां, बल की इकाई क्या है? बल की इकाई क्या है सब लोग जानते हैं। बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। लेकिन यहाँ पर ढूंढते हुए आपके तो पसीने छूट जाएंगे, आपके पसीने छूट जाएंगे। कितने लोग तो यहीं से कंफ्यूज हो गए होंगे। न्यूटन जानते हैं, कितने लोग ये भी जानते हैं, कितने लोग ये भी जानते होंगे kgms स्क्वायर, ये भी जानते होंगे। लेकिन यहाँ तो ये भी नहीं दिया है, यहाँ तो ये भी नहीं दिया है, तो आपके तो यही हालत सूखने लगेगी, आपकी हालत तो यही सूखने लगेगी। ये बताएं कि ये बताएं, या फिर इसमें से कौन सा बताएं, इसमें से कौन सा बताएं, ये बताना है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका होता है। तो अब ये मैच करता हुआ कहीं दिख रहा है आपको, तो मैं आपको बता दूं, तो ये जो बटे में होता है, बटे को जब ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस में चला जाता है। ये क्या हो जाता है? उसकी जो पावर होती है वो माइनस में हो जाती है। अब मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है? kgm ये जो बटे में है इसको ऊपर ले गए और ये जो घात होती है उसको माइनस कर दिए, ये इसके बराबर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? मिल गया। एग्जामिनर बस आपका ब्रेन टेस्ट करता है, आपका धैर्य टेस्ट करता है और कुछ नहीं। आइए, ये रहा प्रश्न नंबर लास्ट वाला। अभी मैंने यही नियम बताया था, अभी मैं आपको यही बता के आ रहा हूँ। तो अभी यही बता के आ रहा हूँ कि नहीं बता के आ रहा हूँ? न्यूटन का जो दूसरा नियम था, न्यूटन का दूसरा नियम ही है, तो न्यूटन का दूसरा ही नियम तो पूछ रखा है उसने और सूत्र सीधा सीधा दे दिया। अब वही सूत्र मैं आपको लिखकर बताया था, तो बताइए, मैं बता दूं? इसमें नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके बताएंगे। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके मुझे बताने वाले हैं। आप अच्छे बच्चे हैं, आप कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए दोस्त, कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। और ये जो प्रश्न मैं करवा रहा हूँ, आप जानते हैं, आपने मिलाया, मैं खुद मिला के आपको बताया कि ये कहीं ना कहीं आपको रिपीटेड टाइम मिलते हैं और ये आए हुए प्रश्न हैं, ये तो आपको 100% गारंटी के साथ में बता सकता हूँ। और किस प्रश्न में? जैसे कि जो नौकरियां आपके सामने, जो वैकेंसीज आपके सामने हैं, उसी में आए हुए हैं। ठीक है दोस्त, तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट प्रश्नों का जरूर कीजिएगा, कितने उत्तर सही हुए हैं ये बताइएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।